सीतापुर में रहने वाले माया और महेश के दो बच्चे थे, बेटा अनुराग और बेटी आरती। माया और महेश गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे, जहां महेश का छोटा भाई भी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शुरुआती शिक्षा गांव में करने के बाद महेश की इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजे। सुनती हो भाग्यवान, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाऊं, ताकि हमारे बच्चे कल को बड़े अफसर बनकर हमारा नाम रोशन करें। अरे लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? शहर में तो पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी होती होगी ना? अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो? इतनी सारी ज़मीन है हमारे पास, ज़मीन का एक टुकड़ा बेच देंगे। कम से कम कल को बच्चों का भविष्य तो अच्छा हो जाएगा। हम्म, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। पत्नी के साथ सलाह मशवरा करने के बाद महेश दोनों बच्चों आरती और अनुराग को शहर में पढ़ने के लिए भेज देता है। बच्चे अब छुट्टियों में अपने गांव आते और बाकी पूरा साल शहर के हॉस्टल में रहकर अच्छे स्कूल से पढ़ाई करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनुराग और आरती स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में पहुंच गए। बाऊजी, कितने सालों से हम दोनों भाई बहन शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब हम दोनों ही यहाँ नहीं रहते तो आपका भी तो मन नहीं लगता होगा ना। चलिए, आप भी शहर में ही घर ले लीजिए। अरे कुछ नहीं रखा इस गांव में। हाँ, आप एक बार शहर में चलकर देखिए तो सही। हाँ, आपको कभी भी वापस गांव आने का मन नहीं करेगा। नहीं बेटा, तुम दोनों को शहर में पढ़ाया लिखाया ताकि तुम आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सको। लेकिन हम तो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अपना घर परिवार खेत मिट्टी छोड़कर मैं शहर में नहीं आ सकता। तुम दोनों पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन हम यहीं से रहकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अनुराग और आरती माता पिता से शहर में शिफ्ट होने के लिए कई बार कहते हैं, लेकिन महेश और माया हर बार टाल देते हैं। सुनिए ना, शहर में रहने वाले राम बाबू के यहाँ से रिश्ता आया है। हमारी आरती का रिश्ता मुंह से मांगा है उन्होंने। अरे लेकिन उनका बेटा करता क्या है? मैं कम पढ़े लिखे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाला। अरे हमारी बिटिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, और जब हमारी बिटिया इतनी काबिल है तो दामाद भी तो हमें वैसा ही ढूंढना पड़ेगा ना। अरे तो आप फिक्र क्यों करते हैं? राम बाबू के छोटे बेटे ने डॉक्टरी करी है। कहते हैं बस पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की की तलाश में थे। जैसे ही हमारी आरती के बारे में उन्हें पता चला, तुरंत रिश्ता भिजवा दिया। अगर ऐसी बात है तो देर मत करो, तुरंत ही उन्हें मिलने के लिए बुला लो। अच्छे रिश्ते ज्यादा दिन किसी का इंतजार नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि उनके डॉक्टर बेटे को कोई डॉक्टर नहीं मिल जाए। माया और महेश किसी भी तरह इस रिश्ते को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जल्द से जल्द अनिल के माता पिता से मिलकर अपनी बेटी आरती का रिश्ता डॉक्टर अनिल के साथ पक्का कर देते हैं। पापा, अब तो मेरी भी जॉब लग गई है। अब गांव में आकर रहने वाला तो हूं नहीं मैं। आप भी कब तक गांव में रहोगे? चलो ना, मेरे साथ चलकर शहर में ही रहो। नहीं बेटा, गांव ने हमें इतना कुछ दिया है, ऐसे अपना गांव अपने भाई को छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम आगे बढ़ो, तरक्की करो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है पापा, अभी तो मैं कंपनी की तरफ से विदेश दौरे पर जा रहा हूँ। 5 महीने बाद भारत लौटना हो पाएगा। उसके बाद मैं सिटी में ही एक फ्लैट लेकर सेटल हो जाऊंगा। खूब तरक्की करो बेटा, आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनुराग ऑफिस की तरफ से विदेश चला जाता है। दूसरी ओर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने के कारण महेश की मौत हो जाती है। अनुराग चाहकर भी पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाता। इधर बेटी आरती और उसका पति अनिल ही पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माया गांव में अकेली रह गई थी। अभी तक का जीवन तो महेश बाबू के साथ बड़े प्रेम से कट गया था, लेकिन अब आगे का सफर अकेले काटना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। माँ, 2 महीने में भैया अमेरिका से वापस आ जाएंगी। मेरी मानो तो अब आप भी भैया के साथ ही चली जाओ और शहर में रहना शुरू कर दो। बेटा, मैंने एक लड़की देखी है। पहले तो अनुराग के हाथ पीले करके मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। समय का कोई भरोसा नहीं है बेटा। जैसे तेरे पापा चले गए, न जाने कब मेरी भी आंखें बंद हो जाए। कम से कम तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरे मन को संतोष तो रहेगा कि तुम्हारा परिवार बसाकर हम दुनिया से जा रहे हैं। माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? अभी तो पिताजी हमें छोड़कर गए हैं। अब तुम भी ऐसी बात करोगे तो हम कैसे संभल पाएंगे?
कुछ दिन बाद अनुराग अमेरिका से वापस भारत लौट आता है। काश कि मैं यहाँ से गया ही ना होता, कम से कम बाबूजी के आखिरी दर्शन तो कर पाता। अरे मुझ जैसा अभागा कौन होगा जिसे अपने ही पिता का अंतिम संस्कार करने का भी मौका ना मिला हो। Download Amazing दिल छोटा मत कर बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सब नियति का खेल है। ऊपर वाले को जब जिसके हाथ से जो काम कराना होता है ना, वो खुद ही ऐसी माया रचता है। मुझे पता है तेरे मन में बाबूजी के लिए कितना सम्मान है। तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, और मन लगा कर अपना काम कर। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां देखी है, लिफाफे में फोटो रखी है, तू देख ले ताकि तेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सके। माँ, अभी तो बाबूजी की मौत को कुछ ही महीने हुए हैं। अब इस समय शादी ब्याह की बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख बेटा, जब से तेरे बाबूजी गए हैं ना, मेरे मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया है। पता नहीं कब क्या हो जाए। तेरी भी शादी हो जाए बेटा तो जैसे सीने पर रखा ये बोझ हल्का हो जाएगा। माँ की इच्छा देखकर अनुराग भी कुछ नहीं कह पाता और जैसे ही पिता की मौत को 1 साल पूरा होता है, अनुराग की शादी सौम्या नाम की एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की के साथ करा दी जाती है। शादी के बाद अनुराग अपनी पत्नी सौम्या के साथ शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद, माँ, गांव में हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी शहर में मुझे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा है, पूरा बजट हिल जाता है किराया देने से। अगर तुम बुरा ना मानो तो प्रॉपर्टी का चाचा जी के साथ बंटवारा कर लेते हैं, ताकि जो पैसा मिले उससे मैं अपने लिए शहर में घर खरीद सकूं। और आपको भी अब गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी मेरे साथ चलो, शहर में ही रहना अब। ठीक है बेटा, वैसे तो तेरे चाचा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ज़मीन के हिस्से कर लेते हैं, लेकिन मैं ही बात को टाल रही थी। मैं देवर जी से कहकर अपने हिस्से की ज़मीन का दाम लगवा लेती हूँ। मैं सुना है आप गांव वाली ज़मीन बेच रही हो। वैसे तो भगवान की दया से अनिल अच्छा कमा रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अनिल सोच रहे हैं कि अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना ले, लेकिन उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय आपके पास पैसा है, उसमें से कुछ पैसा मुझे दे दोगी तो मेरी मदद हो जाएगी। बेटा, तेरी बहन आरती को कुछ रुपयों की ज़रूरत है। वो पूछ रही है कि जब हम ज़मीन बेच ही रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसा उसे भी दे दे, ताकि तेरे जीजा को अस्पताल बनाने में मदद मिल जाए। लेकिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि देखा जाए तो इस ज़मीन पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि तेरा। अब ऐसे में ज़रूर के समय उसे उधार देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर तुझे कोई ऐतराज़ ना हो तो गांव की ज़मीन को 2 बराबर हिस्से में बांट देती हूँ। एक हिस्सा तुम रख लेना, आधा आरती को दे देंगे। ठीक है माँ, अगर आरती को ज़रूरत है तो आधा पैसा आप उसे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांव की ज़मीन बेचकर माया ने उसके 2 बराबर हिस्से किए और दोनों बच्चों में आधा आधा हिस्सा बांट दिया। अनुराग ने अपने हिस्से के पैसों से मकान खरीद लिया और आरती ने उस पैसों को पति के अस्पताल में लगा दिया। माँ की मदद से दोनों बच्चों के जीवन पर आए परेशानी के बादल छट गए थे। माया ने दोनों बच्चों को उनका हिस्सा जरूर दे दिया था, लेकिन उसका गांव के प्रति मोह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कोई बात नहीं जीजी, अगर आपका मन गांव में ठहरने का है तो आप आराम से यहाँ रुको। इस पुश्तैनी मकान में तो आपका भी हिस्सा है ना, फिर चिंता किस बात की। अरे हिस्से की कोई बात नहीं है छोटी, मुझे तो बस एक कमरा भर चाहिए। बच्चे कभी गांव आकर रहेंगे नहीं, फिर इतने सारे कमरे का मैं करूँगी क्या। तेरे बहू बेटा है, पोता पोती है, उनके काम आएगा। बस अब मुझसे ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। 2 रोटी बनाकर मुझे खिला सके तो मैं रुकूं। अरे जीजी, आपने और भाई साहब ने कितना साथ दिया है हमारा, आपने ऐसे पूछा भी क्यों? मैंने कहा ना आपका ही घर है, आप हक और अधिकार से रहो। मुझे पता है शहर में आपका मन नहीं लगता। देवरानी की बात सुनकर माया के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी। शहर के छोटे छोटे 2-3 कमरे वाले मकानों में उसे न जाने क्यों घुटन महसूस होती थी। इसलिए माया की इच्छा थी कि वो अपने गांव में ही अपना बचा हुआ वक्त बिताए। वैसे भी गांव के मकान के कोने कोने में पति महेश और बच्चों के बचपन की यादें जमा थी, जिनका मुंह छोड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 15 साल का लंबा अरसा गुजर गया।
दोनों बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। माया के साथ साथ चाची की भी काफी उम्र हो गई थी। उन्हें भी कई तरह की शारीरिक परेशानियां रहने लगी थी, जिसके कारण अब माया के लिए सब कुछ समय पर उपलब्ध करा पाना उसके लिए भी बहुत कठिन हो गया था। जी, अब बिना सहारे के उठ बैठ भी नहीं पाते। तीनों टाइम का खाना, उनको नहलाना, धुलाना, उठाना, बैठना, इतना काम करना मेरे भी बस का नहीं रहा। अनुराग को फ़ोन कर देती हूँ, आकर दीदी को ले जाएगा। जितना मुझसे हुआ मैंने किया, अब तो मेरे भी हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अनुराग बेटा, देख बेटा, जीजी की ना उम्र बहुत हो गई है, तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती है। जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। अब बेटा तुम उन्हें ले जाओ, हाँ, अपने पास रखो। पता नहीं कितने दिन का जीवन है और उनका। अपने बच्चों के बीच रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी हरदम तुम्हें याद करती रहे। चाची की बात सुनकर अनुराग बहन आरती को फोन मिला देता है। आरती, माँ की हालत ठीक नहीं है, गांव से चाची का फोन आया था। कल गांव जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? हाँ ठीक है भैया, मैं भी चलती हूँ। अगले ही दिन दोनों भाई बहन गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर चाची तो माँ को यहाँ से ले जाने के लिए कह रही हैं। वैसे चाची भी ठीक ही कह रही हैं, आखिर वो भी कब तक करेंगी माँ के लिए, उनकी भी तो उम्र हो रही है। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? चाचा जी चाची ने माँ को ले जाने के लिए तो मुझसे कहा है ना। तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ता, तब मैं देखता तुम्हें चाची की बात कितनी सही लगती। आपके कहने का क्या मतलब है भैया? आपको चाची की बात गलत क्यों लग रही है? अब चाची माँ हमेशा आपके पास ही रही है, कहाँ आप शहर में एडजस्ट कर पाएंगी? आप फिक्र क्यों कर रही है? मैं पैसे देता हूँ ना, आप कोई नर्स लगवा लीजिए जो माँ की देखभाल और काम कर दिया करेगी। बेटा यहाँ गांव में कहाँ कोई ढंग की नर्स मिलेगी? वही तो कह रही हूँ ना, तुम जीजी को लेकर जाओ, शहर में अच्छे अस्पताल में दिखाओ और कोई नर्स भी लगवा लेना। सेवा पानी होगी तो शायद सेहत में सुधार आ जाए और कुछ दिन जी भी जाए। चाची के तर्कों के आगे अनुराग के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। बुझे मन से वो माँ को लेकर अपने घर आता है। कुछ दिन बाद, आरती देख, इससे पहले कि तेरी भाभी और मेरे बीच में कलेश हो, तुम माँ को लेकर जाए यहाँ से। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? माँ की वजह से आपकी और भाभी के बीच में कलेश क्यों होने लगा भला? अरे तू समझती नहीं है, छोटा सा मकान है मेरा, 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा बच्चों का है, एक हमारा बेडरूम और एक कमरा माँ के पास चला गया है। अब कोई मेहमान आता है तो उसको बैठने की भी जगह नहीं बचती। ऊपर से सौम्या के पास इतना काम रहता है, माँ की सेवा करने का समय नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से आए दिन कलेश होता है। भैया, आपको शर्म नहीं आती? माँ की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। वो तो कितने साल चाचा ने माँ की जिम्मेदारी उठा ली, वरना आपको ही माँ की देखभाल करनी चाहिए थी ना। मेरा मुंह मत खुलवा आरती। क्यों जिम्मेदारी उठाने के लिए और देखभाल करने के लिए हमेशा बेटे ही होते हैं? क्यों? जब मकान में हिस्सा लेने की बात थी तब तो तुमने ये नहीं सोचा कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर सिर्फ भाई का ही अधिकार होता है। अगर प्रॉपर्टी आधी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी आधी ले लो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास कौन सी कमी है? इतने बड़े डॉक्टर हैं जीजाजी, इतना पैसा बरसता है, कितने गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, अपनी सास की देखभाल नहीं कर सकते क्या? आपको क्या लगता है भैया, मैं माँ की सेवा नहीं कर सकती? ठीक है, आपको माँ की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, माँ मेरे साथ ही रहेगी। आ रही हूँ माँ को लेने। भाई की बात सुनकर आरती को तैश आ गया था। गुस्से में वो भाई के यहाँ जाकर माँ को अपने घर ले आती है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे इतना बड़ा घर है हमारा, वहां पर आपको खुली हवा मिलेगी। घर में बाहर की तरफ ना गार्डन भी है, गार्डन में बैठकर आराम से चिड़िया पंछी देखना, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। भैया का छोटा सा फ्लैट है, उसमें तुम बंद कर रह गई होगी, इसलिए ना मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। तुझे भैया की तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मैं सब जानती हूँ। मैंने बहू और अनुराग की बातें सुन ली थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी वजह से बहू और बेटे में लड़ाई झगड़ा हो। मुझे तो कुछ दिन काट लूंगी तेरे यहाँ। अगले दिन, नाश्ता लगा दिया है, आकर खा लीजिए। मेरा मन नहीं है, तुम खा लेना, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे तो कभी बिना नाश्ता किए नहीं जाते, आज क्या हो गया?
ऐसे तो और भी बातें हैं ना जो आज से पहले कभी नहीं हुई, उनके बारे में भी बात करो। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अभी समझाने का मेरे पास समय नहीं है, चलता हूं मैं। अनिल के बदलते व्यवहार से आरती मन ही मन बहुत दुखी थी। अनिल ने सीधे मुंह आरती से बात करना और घर पर खाना खाना भी बंद कर दिया था। पूरा पूरा दिन वो बाहर ही गुजारता। एक सप्ताह के बाद, मैं देख रही हूँ आप ना तो मुझसे सही से बात कर रहे हो, ना ही घर का खाना खा रहे हो। कुछ तो हुआ है। अगर तुम बिना पूछे बताए सारे डिसीजन ले सकती हो तो फिर मेरी क्या वैल्यू है घर में? क्या फर्क पड़ता है मैं घर में रहूं ना रहूं? तुमने अपनी माँ को यहाँ बुलाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछा? पूछना तो छोड़ो, तुमने बताना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं अनिल, वो उस दिन भाई का फ़ोन आ गया तो हड़बड़ी में मैं आपको इस बारे में बताना भूल गई। और मुझे पूरा विश्वास था कि माँ को अपने साथ रखने के लिए भला आपको क्या एतराज़ हो सकता है। समय पर माँ ने पैसे देकर हमारी मदद की थी। अब हमारी बारी है अपना फ़र्ज़ निभाने की। देखो आरती, हम अपना फर्ज पहले ही निभा रहे हैं। अपने माँ बाप का ख्याल मैं पहले ही रखता हूँ। मुझे तुम्हारे भाई की तरह लापरवाह मत समझो। लेकिन माँ जी को अपने घर में रखने की और उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो तुम्हारे भाई की हुई ना। उसके होते हुए हमें इन सब में पड़ने की क्या जरूरत है? ये मेरी भी माँ है अनिल। क्या फ़र्क पड़ता है माँ यहाँ रहे या भाई के पास? इतना बड़ा अस्पताल है आपका, लाखों की कमाई है। कितने गरीब लोगों के लिए मसीहा हो आप। लेकिन ये मसीहा अपनी पत्नी की माँ को अपने घर में एक कोना नहीं दे सकता? मुझसे ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है आरती। ये गर्मी जाकर अपने भाई पर दिखाओ और सही गलत का एहसास उसे कराओ तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ की जिम्मेदारी बेटों की होती है, ना कि बेटियों की। तुम अपने सास और ससुर की सेवा में ध्यान लगाओ। और हाँ, 2 दिन के अंदर अपनी माँ को वापस अपने भाई के यहाँ छोड़ाना, वरना मुझे खुद माँ जी से बात करनी होगी। पति की बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू भर गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस समय वो किसका साथ दे। अपने 18 साल के शादीशुदा जीवन में आग लगा ले, या फिर जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसे यूं ही अपमानित होने के लिए भाई के पास छोड़ दे। आंखों में आंसू लिए आरती अपने कमरे से निकलकर माँ के पास आती है। ये देख बेटा, ये एड्रेस है। मैंने यहाँ बात की है, जगह खाली है यहाँ। तू मेरा ना यहाँ एडमिशन करा दे। माँ, क्या है ये? बेटा ये ना ओल्ड एज होम है। अरे मेरी उम्र के बहुत सारे लोग हैं वहाँ। अपने हम उम्र लोगों के बीच में रहो ना तो मन लगा रहता है। और यहाँ तुझे भी कहाँ समय मिलता है डॉक्टर साहब के साथ? घर है, बच्चे है, क्लिनिक है, पूरा दिन तो भागती रहती है। मेरा तो हमेशा से मन था बुढ़ापे में अपने हम उम्र लोगों के बीच में जाकर वृद्धाश्रम में रहूं। माया ने दामाद और बेटी की बातें सुन ली थी और अब उसके लिए बेटी के घर में रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे। अपनी अपनी तकलीफ दिल में छुपाए आरती माँ को लेकर वृद्धाश्रम की